जी आई एम बैक, आई होप एवरीवन इज़ देयर। सो हम कंटिन्यू करते हैं जी, जो बात हम कर रहे थे। हम ये कह रहे थे जी, सर्विसेज वाला जो बिज़नेस है इसमें बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती और ना ही इसमें गुड्स की बात हो रही है। पहले दोनों बिजनेस में, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दोनों के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की बात हो रही है। आई होप यू गाइस कैन हियर मी, इफ एनी वन ऑफ यू कैन रिस्पॉन्ड। क्या आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट, फाइन जी। तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस दोनों ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें गुड्स की बात हो रही है और सेकेंडली बात हो रही है बाइंग एंड सेलिंग की, कि ख़रीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है गुड्स को, एक में विदाउट ऑल्टरेशन और एक में आफ्टर ऑल्टरेशन, आफ्टर मेकिंग सर्टन मॉडिफिकेशन और चेंजेस। जैसे कि रेस्टोरेंट वाली हम मिसाल दे रहे थे, देखें समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे कोई सैंडविच बना के आपको दे रहा है तो वो ब्रेड बाय करता है और उस ब्रेड को शायद कट करता है, दरमियान में कुछ चीज़ ऐड करता है और आपको सेल कर देता है। तो कोई मेजर मॉडिफिकेशन चाहे ना भी हो, चीज़ वही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही कह रहा है कि चीज़ जैसे ली गई वैसे नहीं बेची जा रही। ओके, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज अभी बात हो रही थी, जो साहब मेरे ख्याल में प्रॉबेबली हमज़ा ये कह रहे थे या हमाद प्रॉबेबली, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सेल किया जाता है। तो कोई मुझे क्लैरिफाई करना चाहेगा कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या सेल की जाती हैं? एनीवन? आपने जनरली ये सुना होगा कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और जो गुड्स हैं, गुड्स के बारे में क्या ये सुना है कि गुड्स सेल की जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं? सेल की। ओके, आप अगर एक बुक शॉप पे गए हैं, लेट्स सपोज मैंने आपको किताब रिकमेंड की भी है, इवन दाओ मैंने सॉफ्ट में आपको बुक भेज दी है, बट लेट्स सपोज आप उसको हार्ड में लेना चाहते हैं, आप किसी बुक शॉप से वो बुक बाय करते हैं, फाइन। तो वो आपको चीज़, जो बुक्स जो है वो सेल कर रहा है, वो बुक्स प्रोवाइड करने की टर्म आप आमतौर पे यूज़ नहीं करते होते। लेकिन अगर हम सर्विसेज के हवाले से जनरली बात करते हैं तो सर्विसेज के अंदर सेल करने का वर्ड नहीं आता, आमतौर पे प्रोवाइड करने का वर्ड आता है। तो मेजर डिफरेंस क्या है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल लेते हैं पहले, उस मिसाल से फिर इस चीज़ की तरफ आएंगे। सर्विसेज लाइक, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि एक डॉक्टर बिजनेस करता है या नहीं करता, तो जवाब येस में होगा या नो में, कोई और जवाब नहीं है। या येस में जवाब देना या नो में देना है, और कोई जवाब नहीं देना। कौन बताएगा जी? डॉक्टर बिजनेस करता है या नहीं करता? नहीं सर। डॉक्टर बिजनेस नहीं करता। फाइन, आप ईशा बात कर रही हैं जी, हु इज देयर जिसने ये कहा है कि नहीं करता? नहीं सर, रुतबा। ओके, आप किस रीजन की बुनियाद पे कह रहे हो कि नहीं करता? इसको सोचो, मैं किसी और से पूछता हूँ इन द मीन वाइल। ओके सर। जी, समवन एल्स, कोई और बताना चाहे? जी अजहर, तो आप बताएं। सर करता है। ओके, बिजनेस करता करते है, हैं। करता है। जी, करता जवाब है, यस। डॉक्टर ओके, प्रोवाइड करे होते हैं। ठीक है। फायजा, फायजा यू रेज योर हैंड, आप आंसर करना चाह रहे हो? यस सर, डॉक्टर बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज एक तो लीगल एक्टिविटी है, दूसरा वो शाबाश, प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। शाबाश। देखिए, क्राइटेरिया हमने पहले डिस्कस कर लिया था, हम किसी और चीज़ की बुनियाद पर डिसाइड नहीं करेंगे। वी आर हैविंग ओनली द क्राइटेरिया विच वी हैव अर्लियर डिस्कस। दो शर्तें, दो कंडीशंस हैं। अगर वो दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हम बिला मतलब उज़र ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस करता है। डॉक्टर लीगल काम करता है, फाइन, और फी सबीलिल्लाह करता है, मुल्क व कौम की खिदमत के लिए काम कर रहा है। तो मैं, आप सभी जानते हैं कि ऐसा आमतौर पे रेयर ही मिलेगा आपको। जनरली उनका ऑब्जेक्टिव भी पैसा कमाना है। एक लॉयर, एक वकील, क्या वो बिजनेस करता है या नहीं करता? जी, वो भी बिजनेस कर रहे और हैं। करता है ओके, बिजनेस। कैसे पता चला वो बिजनेस करता है? वही दो शर्तें कि वकील साहब लीगल काम कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अभी यहाँ पे किसी ने होटलिंग इंडस्ट्री की बात की थी, द होटल्स और रेस्ट हाउसेस जो कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं।
आपने बड़े बड़े होटल्स का नाम सुना होगा, लाइक पर्ल कॉन्टिनेंटल है, लाहौर में रहने वाले और होटल्स को भी जानते हैं, लाइक अवारी है, कराची में रहने वाले शायद कुछ और होटल्स को भी जानते हैं। आपके यहाँ पहले जो शेराटन के नाम से था, अब प्रॉबेबली उसका नाम कोई और है। एनीवेज इस्लामाबाद वाले शायद सरीना का नाम सुना हो, बिकॉज इस्लामाबाद में काफ़ी और भी होटल्स हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या वो बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगेन हम क्राइटेरिया पे ही एवेल्युएट करेंगे। वो जो काम कर रहे हैं वो लीगल काम है और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं। बट क्या वो कोई चीज़ बेच रहे हैं। आप किसी होटल में जाके अकोमोडेशन के लिए कोई कमरा ले लेते हैं, तो जाते हुए आप वो कमरा साथ ले जाएंगे, ऐसा है? हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। जिनके माइक ओपन है वो जवाब दे दें। सर ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सर ये ऐसा कहना नहीं चाह है। रही थी कि सर हॉस्पिटल्स भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। जी शाबाश, बिल्कुल बस यही हॉस्पिटल भी पूछना से। था। वो जी गलती से मैंने बोल दिया डॉक्टर के बारे में, सर अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल्स की बात कर रही थी मैं। ओके हॉस्पिटल्स। हमारा सवाल ये नहीं था कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा सवाल ये था क्या वो बिजनेस करते हैं या नहीं करते। तो माय क्वेश्चन वाज कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, वो सारे के सारे बिजनेस करती हैं। चलिए अब आपने चूंकि हॉस्पिटल का नाम दिया, मैं आपको दो हॉस्पिटल्स की मिसालें दे देता हूँ। आप अगर लाहौर से कराची से, रुतबा आप सर लाहौर से, कराची से। ओके आप कराची से हो, आपने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। यस सर। ओके, अगर आपने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का नाम सुना होगा और तब्बा हॉस्पिटल का नाम भी सुना होगा। वो नहीं सुना मैंने। अच्छा चलें, अब आप इन दोनों में फ़र्क आप खुद समझ लो। ये दोनों ही हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन शायद एक का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है और दूसरे का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। प्राइवेट सेक्टर में ही हैं दोनों हॉस्पिटल्स। इसी तरह कुछ ट्रस्ट मैनेज कर रहे होते हैं, इस तरह कुछ गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है हॉस्पिटल, कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वी कैन सी दैट यूजुअली उनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। यस सर, उनका होता है। तो समझ आ गई बात। तो आप ये नहीं कहोगे कि हॉस्पिटल एज अ होल या तो वो बिजनेस है या वो बिजनेस नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल के अंदर कोई एक हॉस्पिटल ऐसा भी होगा जो बिजनेस कर रहा है और कोई और ऐसा हॉस्पिटल भी होगा जो कि बिजनेस नहीं कर रहा। लाइक अगर आपके इल्म में हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, बट एनीवेज हमारे यहाँ जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, इन प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर के अंदर एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम से। तो यस सर, यस सर। वो हॉस्पिटल क्या पैसा कमाने के लिए बनाया गया? तो जवाब नहीं में है। नहीं नहीं। हम्म। काम लीगल है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। हॉस्पिटल की बात हो रही है। इसी तरह लाहौर में रहने वाले जानते होंगे, एक हॉस्पिटल है डॉक्टर्स हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है नेशनल हॉस्पिटल डीएचए के अंदर। तो ये जो सारे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है मरीज का इंतकाल हो जाए, अल्लाह करे इंतकाल हो जाए। वो तो ये सोच रहे होते हैं बिकॉज पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ मशीनरी उसको अटैच करेंगे, पैसे ज़्यादा लेंगे। सो इसका मतलब वो जो बिजनेस का टाइटल है ना, वो ये बता रहा है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल है, वो ये नहीं बता रहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है नहीं कर रही। उसमें वो दो शराइत अगर पूरी होती हैं तो बिजनेस कर रही है, अगर नहीं होती तो नहीं कर रही, चाहे वो इंडस्ट्री सेम ही क्यों ना हो। फाइन, समझ आ गई ये बात? ओके सर। ओके अब हम दोबारा वापस उसी चीज़ पे आते हैं कि डॉक्टर भी हमने कहा, अभी हॉस्पिटल की बात हो गई, अभी होटलिंग इंडस्ट्री की बात हो गई। ये सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। वकील की बात हो गई, ये सारे बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज इनके अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि ये लीगल काम करें और ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। हम इसमें मिसाल ऐड करना चाहें, द फैकल्टी मेंबर्स, द टीचर्स हु आर टीचिंग टू यू, वो लीगल काम कर रहे हैं। फाइन, लीगल काम करने के अलावा उनको ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट या पैसा अर्न करना है, तो अगेन वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस की डेफिनेशन में यही दो शर्तें हैं। तो जो हम लिंक करना चाह रहे हैं सारी बातों को, वो सर्विसेज से है। सो ये कुछ बेच नहीं रहे। मैंने इसलिए वर्ड बोला कि आमतौर पे हम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में सेल करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्विसेज में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न क्या है वो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
इसी तरह से जब आप उस अकोमोडेशन प्रोविजन वाले लोगों की बात कर रहे हैं, होटलिंग वालों की, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज सेल नहीं कर रहे। सेल करने और प्रोवाइड करने में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो एक, नंबर वन, जो बेची जाती है चीज़ वो फिजिकल होती है, उसकी टेंजिबिलिटी की बात है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जांपल मैंने भी बुक शॉप वाले के हवाले से मिसाल दी थी कि अगर मैं एक बुक रिकमेंड की एंड यू वांट टू बाय दैट बुक, आप किसी बुक शॉप पे जाएंगे, वो आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं सेल कर रहा है। एक तो वो टेंजेबल है, नंबर टू कि सेल कर देने से वो चीज़ कम हो जाती है। समझ आ रही है बात? लाइक उस बुक शॉप ओनर के पास फर्ज कर लें 100 बुक्स हैं एंड यू आर लाइक मेरे सामने इस टाइम अटेंडेंस 94 आ रहे हैं, तो लाइक आप 94 लोग ही उससे बुक बाय कर लेते हो। तो अगर आप 94 लोग उसके पास से बुक बाय कर लोगे, उसके पास 100 बुक्स थी, 94 सेल कर देने के बाद क्या उसके पास अभी भी 100 ही होंगी या कम हो जाएंगी? जी एनीवन? कम हो जाएंगी। तो ये बात कम हो जहन जाएगी सर। रखिए, सेल करने से चीज़ कम हो जाती है। तो अगर हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर कोई प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है किसी एक पेशेंट को किसी एक बीमारी के लिए, तो क्या जैसे ही वो प्रेस्क्रिप्शन लिख देगा उसके दिमाग से वो सारा नॉलेज, वो बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में क्या मेडिसिन तजवीज़ करनी है, वो निकल जाएगी क्योंकि उसने सेल कर दी है? नो, नहीं। उसके पास होगी या नहीं होगी वो इंफॉर्मेशन? रहेगी उसके पास वो नॉलेज या नहीं रहेगा? रहेगी। ओके। इसी तरह से जब लॉयर की बात कर रहे हैं, तो एक लॉयर साहब ने एक क्लाइंट को वो फांसी के तख्ते से बचा लिया जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट दे के, तो कोई और क्लाइंट उनसे रब्ता करे कि मेरा भी यही केस है, तो आप ये केस मेरे लिए फाइट करें। तो वकील साहब उनको आगे से ये कह दें, नहीं मैंने तो वो सारे आर्गूमेंट्स चूंकि बेच दिए हैं, वो नॉलेज बेच दी है, तो अब तो मुझे पता ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ को, नहीं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, सेल नहीं कर। बिकॉज बेच देने से चीज़ कम हो जाती है। लाइक आई एम टीचिंग टू यू दिस कोर्स, फाइन, तो मैं जैसे ही ये पढ़ा के हटूंगा मेरे जहन से सारी अकाउंटिंग निकल जाएगी कि मैंने बेच दिया आपको। तो अगर मैंने बेच दी है तो उसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट द केस। सेल करने से चीज़ कम हो जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि सर्विसेज के बदले में जो इनफैक्ट आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आप गुड्स को सेल कर रहे हैं। सर्विसेज बिजनेस में आप अगर सेल कुछ नहीं कर रहे, तो किस चीज़ से आप पैसा कमा रहे हैं? वो चीज़ आपका स्किल है, वो चीज़ आपका नॉलेज है। लाइक मैं अपनी बात करूंगा तो मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो बात करने की स्किल है, मैं उसकी बुनियाद पे अर्न कर रहा हूँ। ऑन द अदर साइड अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर्स हैं, लाइक अ पर्सन हु इज जस्ट ग्रेजुएटेड, जिसने अभी आज MBBS किया है, और एक ऐसा डॉक्टर जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, क्या दोनों की अर्निंग सेम होगी? जवाब यस नो, या नो में दे दे। नो। तो रीजन क्या है कि वो डॉक्टर स्किल, हालांकि डिग्री नॉलेज उसके पास भी वही है, लेकिन स्किल बेहतर होगी, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका अर्निंग लेवल भी बेहतर हो गया। तो जो सर्विसेज बिजनेस में पैसा कमाया जाता है, ये विद द हेल्प ऑफ स्किल एंड नॉलेज है, और स्किल और नॉलेज सेल नहीं होता। स्किल और नॉलेज को यूटिलाइज किया करके आप मजीद पैसा कमा रहे हैं। ऑन द अदर साइड ये भी देख लें, जनरली ये सुना गया है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता। तो ये अभी 3 तरह की बिजनेसेस के हवाले से मैंने आपके सामने बात रखी, और इसका बैकग्राउंड क्या था मैं वापस उसी चीज़ की तरफ लेके जाता हूँ कि बिजनेस कोई सा भी हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मीन जिसमें चीज़ें बाय की जा रही हों या सेल की जा रही हों विदाउट ऑल्टरेशन, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जिसमें चीज़ें खरीदी जा रही हों और बेची जा रही हों बट आफ्टर ऑल्टरेशन चेंज करने के बाद, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कुछ खरीदा बेचा नहीं जा रहा, सर्विसेज प्रोवाइड करके विद द हेल्प ऑफ स्किल एंड नॉलेज पैसा कमाया जा रहा है। इन तमाम के तमाम बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमने कहा नहीं, प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ये तमाम के तमाम बिजनेसेस, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज बिजनेस हो, इन तमाम तरह के बिजनेसेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आइदर ऑफ द टू वेज, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। दोनों में से एक काम का मतलब, या तो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज होता है सर्विसेज बिजनेस में, और रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस,
इन तमाम तरह के बिजनेसेस में या तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जाएगा या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाएगा। कोई बात कर रहे हैं कौन साहब? अगर हैंड रेज कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। जी कोमल आप कुछ कहना चाह रही हैं या मुबश्शिर कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर तो जनरल सी बात है तो आप खुद ही अपना सवाल समझ आ जाए तो फिर हैंड ओवर कर लिया करें। एनीवेज कोई बात करना चाह रहे हैं? किसी की आवाज़ आ रही थी दरम्यान में से? मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एनीवन के ना रिस्पॉन्स? यस सर आ रही है। ओके फाइन। जी कोई सवाल किसी का है जिनके जो माइक मैंने ओपन किए हैं? मुबश्शिर आपको सवाल करना चाह रहे हैं? तो सर वो जल्दी पहले से। से रेज हो गया था सर। मेरा बेटा उसको नीचे भी कर लेते हैं, माशाल्लाह सियाने आदमी हैं आप, आलिम मैंने अभी फाजिल कर आदमी लिया। हैं। चलिए इसको लोवर कर लें मेरा बच्चा। जी और कोई, क्योंकि इस तरह ये मुझे डिस्टॉर्शन होती है, बिकॉज अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो मुझे थोड़ा लगता है कि अनएथिकल है, इसलिए मैं दरमियान में देख लेता हूँ, लेकिन इससे डिस्टर्बेंस भी है। बट एनीवेज जी सलाम सर। उसामा रशीद। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो फूड पैंडा है ये सर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है या सर्विसेज? शाबाश बहुत अच्छी बात है। बताएं फूड पांडा कर क्या रहा है, पहले आप ही एक्सप्लेन कर दें मुझे। सर फूड डिलीवर कर रहा है ऑर्डर पे। फूड डिलीवर कर रहा है, कहाँ से? खुद बना के? नहीं सर। कहाँ सर से खुद लेता बनाएगा, है? वो तो खुद बनाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। शाबाश, तो फिर आपका अपना सवाल अपना ही जवाब। आप तो सर पहले ही ट्रेडिंग और माशाल्लाह। सर्विस सर पूछ रहा हूँ, ट्रेडिंग हाँ और ट्रेडिंग सर्विसेज। का ठीक है, बताएं क्या वो काम जो कर रहा है वो पहले उन चीज़ों को खरीदता है और फिर आपको सेल करता है क्या फूड पांडा? सर बताएं। ये तो नहीं पता। चलो ये तो फूड पांडा वालों से पूछेंगे ना। तो जी वैसे सर। जनरली चले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप ऑर्डर किसको देते हो? फूड पांडा को देते हो या उस कंपनी को देते हो जिससे आपने फूड बाय करनी होती है? सर फूड पांडा को देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फूड पांडा आपको कहता है जनाब मैं आपको डिस्काउंट पे ला के दूंगा चीज़, ऐसा ही है? यस सर। तो ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। वैसे आप मैकडोनल्ड चले जाएं तो वो 100 रुपए का फर्ज कर लें बर्गर है, लेकिन फूड पांडा वाला आपको 80 रुपए का दे जाता है। तो ये तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं फूड पांडा वाले के, 100 की चीज़ खरीदते हैं और आपको 80 में बेच देते हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। अन्य वाह, ऐसा है? जी जी जी। प्रॉफिट ही है ना? जी जी सर। माशाल्लाह। मेरे दोस्त कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लाहौर से, कराची, इस्लामाबाद? सर इस्लामाबाद। माशाल्लाह इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, बड़े शहर के आदमी, और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि फूड पांडा वाले मैकडोनल्ड से अगर 100 का बर्गर खरीदें, सॉरी हाँ जी 100 का खरीदें और आपको 80 में बेच दें तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना? अन्य वाह। यस हाँ ना में जवाब दे दें भाई उसामा रशीद यस साहब। सर। यस यस कमा सर। रहे हैं प्रॉफिट? सर जो फूड पैंडा वाले हैं वो उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन हाँ अगर तो उन्होंने हम डील की है, अगर उन्होंने अभी डील अभी की अभी रुक है। जाए ना, अभी रुक जाए, आप सियाने आदमी हैं इसलिए मैंने कहा अभी रुक जाए। तो फूड पांडा वाला आम तौर पे आपको डिस्काउंट पे चीज़ें बेच रहा होता है, ऐसा ही है? अगर जी वो जी। ऐसा करे कि 100 की चीज़ खरीद के 80 में आपको बेच दे तो उसको कितने नफलों का सवाब हुआ? उसको तो सर कोई वो फायदा नहीं है। नुकसान हो रहा है ना। इसका जी मतलब वो जी। ये काम नहीं कर रहा है कि फूड बाय करता है और आपको सेल करता है। वो ये करता है कि मुख्तलिफ इस तरह के जो फूड पॉइंट्स हैं उनके साथ उनकी सेल को बढ़ाने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि आपकी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, वो हमें ऑर्डर करेंगे, हाँ आप हमें चीज़ जो देंगे हम लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन अगर वो चीज़ आपको 80 में दे रहे हैं तो फॉर श्योर वो उनसे 80 में नहीं ले रहे होंगे, 80 से कम पे ले रहे होंगे। तो टेक्निकली ये सर्विसेज प्रोविजन है, ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। लेकिन ये मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इस हद तक है जितना हम बिजनेस को बाहर से जानते हैं। ये अगर हम फूड पांडा का बिजनेस मॉडल समझेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर वो बाय करके सेल कर रहे हैं तो भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बाय नहीं करते और वो उसी चीज़ को लेते हैं वहाँ से पिक करते हैं और सिर्फ डिलीवर कर देते हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगेन ये एक जनरल पर्सन की अंडरस्टैंडिंग है। जब तक हम उस बिजनेस का मॉडल ना समझ लें, वो जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो शायद हमें बेहतर पता होगा। ठीक है जी। जी जी सर। चलें अपना हाथ ज़रा नीचे कर लीजिएगा बिकॉज इससे डिस्टॉर्शन हो रही है जी, हमें पता नहीं लगता। ओके जी, कमिंग बैक अगेन।
तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस हो, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, उन तमाम बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए रेवेन्यू को बढ़ा लें या कॉस्ट को कम कर लें। तो अगर हमने कहा कि रेवेन्यू को बाद में बात करेंगे, पहले कॉस्ट की बात करेंगे, तो फिर हमने कॉस्ट को ये प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। या तो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। अब जिनके माइक ओपन हैं वो ज़रा मुझे सोच के जवाब देंगे कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस बिजनेस को फेस करना पड़ती है, ट्रेडिंग को, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, सर्विसेज बिजनेस को, किन किन को फेस करना पड़ती है ये वाली कॉस्ट? एक को, दो को, तीन को, बताइएगा। सर जी आई थिंक जी अजहर सर साहब आई बोलें। थिंक जी आप बोलिएगा, उसामा साहब बोल रहे हैं तो बोलते जाएं। जी जी सर मैं कहना चाहता हूँ कि जी जी इरशाद। सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है ये तीनों बिजनेस जो है ना सारों को शाबाश। फेस करनी नाम पड़ेगी। से कैसे नाम इनकरेक्ट से करते हैं? जी जेंटलमैन, नाम से जाहिर है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ऐसी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं है। तो अगर वो मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं है, वो तो हर बिजनेस को फेस करना पड़ती होगी। और अगर आप बात समझना चाहते हैं, ये इसी के पैरेलल आपको ये लिखा नज़र आ रहा है जिसे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। बिजनेस चलाना है आपने, ऑपरेट करना है। एक ही ट्रेडिंग बिजनेस वाला है जो चीज़ें खरीदता है, एज इट इज सेल कर लेता है। लेट्स सपोज वो बुक शॉप वाला है, वो बुक्स बाय करता है और बुक्स सेल कर देता है। स्टेशनरी आइटम्स बाय करता है और स्टेशनरी आइटम्स सेल कर देता है। क्या उसको बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज देनी पड़ेंगी या नहीं देनी पड़ेंगी? जी जिनके माइक ओपन है वो यस नो सर में बिल्कुल जवाब दे देनी दें। पड़ेंगे सर। ओके। उन्होंने कोई सेल्समैन रखा हुआ है जो फ्रंट एंड पे कस्टमर आते हैं उनकी बात सुनता है और देन रैक से चीज़ निकाल के उनको डिलीवर करता है। काउंटर पे एक बंदा है जो बिल ले रहा है उसके बदले में। तो क्या वो सैलरीज पे करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे बिल्कुल सर। करेंगे। करेंगे पे, फाइन। मैंने अभी दो सिर्फ मिसाल दी है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर इन दो को जहन में रख लें, चले फ़र्ज़ कर लें उनकी वो जो बिल्डिंग है जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं वो रेंटेड है, जहाँ पे दुकान बना के बैठे हुए, तो क्या कोई रेंट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सर करना यस सर। पड़ेगा। ओके, करना पड़ेगा। अगर ये अभी हम ट्रेडिंग वाले बिजनेस की मिसाल ले रहे हैं जो बुक्स बाय करता है और बुक सेल कर देता है विदाउट एनी ऑल्टरेशन, एक फर्नीचर बनाने वाला, क्या उस फर्नीचर बनाने वाले को फर्नीचर डिस्प्ले करने के लिए जहां पे उसने सेल करना है उसको कोई जगह चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए सर। चाहिए। अगर फर्ज कर लें वो जगह उसकी रेंटेड है, तो क्या उसको नहीं देना पड़ेगा रेंट या देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। देना ये पड़ेगा सर। देना पड़ेगा। क्या उसने कोई स्टाफ नहीं रखा होगा उस फर्नीचर आइटम्स को मार्केट करने के लिए कि लोगों को बताएं इसकी ये खूबी है, इसकी ये प्राइस है, अट्रैक्ट करें और चीज़ें बेचें? रखा होगा? यस नो? होगा सर। ओके। एडवर्टाइज उनको किया पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, सैलरीज? देने पड़ेंगे सर। यस सर देने ओके। पड़ेगा। लाइकवाइज अगर वो जो डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे कस्टमर आता है, आगे फर्नीचर देखता है और सेलेक्ट करके फिर वहाँ पे पेमेंट करता है और ले जाता है, तो वहाँ पे कोई लाइटें शाइटें, कोई बिजली शिजली लगाई होगी, पैसे देने पड़ रहे हैं या नहीं देने पड़ रहे? तो वो वही तीन मिसालें, तीन एक्सपेंसेस लेके चल रहा हूँ। तो वो तीन एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस ऑपरेट करना है, चाहे ट्रेडिंग वाला बिजनेस ऑपरेट करना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑपरेट करना है, फेस करना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, उसने क्लिनिक बनाया हुआ है, उस क्लिनिक की जगह रेंटेड है, तो क्या कोई रेंट देना पड़ेगा? ओके। उन्होंने गेट्स पे कोई अटेंडेंट खड़ा किया हुआ है, चलें गेट कीपर कर लें या फ्रंट डेस्क, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पेशेंट आता है तो उसको कोई नंबर, कोई टोकन, कोई उनसे पैसे लेते हैं, तो वो सैलरीज ले रहे होंगे या नहीं ले रहे होंगे वो वाला स्टाफ? दे दूंगे सर। ओके। तो वो अगर वहाँ पे क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं तो बिजली चोरी कर रहे होंगे? हाँ हाँ ना जवाब दे दीजिएगा, लोग सोच में पड़ गए हैं।
लोग कह रहे हैं शायद चोरी भी कर रहे हो, हाँ करते होंगे, लेकिन हमने पहली बात कर ली थी कि हम ऐसी चीज़ को बिजनेस कहेंगे जो लीगल हो, कोई भी एक्टिविटी जो लीगल। वेरी बेस वो बिजली का बिल वो भी अदा करती होंगे। तो जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाम देते हैं, जिनको प्रीवियसली आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जानते रहे हैं, टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तमाम तरह के बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हों, चाहे वो सर्विसेज बिजनेस हो, तमाम बिजनेसेस को ये वाली कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। और अगर आप रिकॉल कर सकें तो इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जिसे हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह रहे हैं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके सामने लिख भी देता हूँ। ये टेक्निकली आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप प्राइमरीली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तो आप इसको सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। याद आ रही है कोई बात? ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आई होप कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपके इल्म में हैं। और दूसरे तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। एनीवन हु कैन हाईलाइट कि सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। देखिए मेरे दोस्त, जब भी बात करेंगे तो ये चीज़ जो होती है ना, मिसाल से चीज़ समझाई जा सकती है, लेकिन उसको एलैबोरेट अगर आपने करना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्राइटेरिया। जैसे ऊपर हमने कहा ना बिजनेस क्या है, तो अगर आप समझें, अगर हम कह देते हैं कि वो रेडी वाला बिजनेस कर रहा है जो फ्रूट बेच रहा है, हम ये कह देते हैं कि बुक शॉप वाला बिजनेस कर रहा है, तो इस तरह कह देने से हमें बिजनेस की मिसालें तो समझ आ जाती हैं, लेकिन अगर कोई और इनसे हट के चीज़ सामने आती तो हम उसको बिजनेस कहें या ना कहें, हमें समझ ना आता। तो अगर हम समझना चाहते हैं तो प्राइमरीली हमें क्राइटेरिया ले करना पड़ेगा, वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में इनकर हो रहे हैं और हम उन्हें सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, अगर वो बता सकें। जी सर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी एक खर्चा हो रहा है वो शाबाश, सेलिंग में आ जाता है। ठीक है। अब मैं इसको साथ, टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है तो मैंने चीज़ को वाइंड अप भी करना है, इसलिए मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। सेलिंग एक्सपेंसेस से मुराद वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस में इनकर हो रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स। सिंपल टर्म्स में वो तमाम एक्सपेंसेस जो प्रमोशन ऑफ सेल्स के लिए इनकर हो रहे हैं वो सेलिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। आज तक आपने जितनी भी एक्सपेंसेस के नाम जिनको सेलिंग एक्सपेंसेस के तौर पे क्लासीफाई किया है, उनको जहन में लेके आए तो वो सारे इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने भी एडवर्टीजमेंट की मिसाल दी है, तो एडवर्टीजमेंट किस लिए की जाती है? सेल्स कम हो जाए, इसीलिए की जाती है ना, अल्लाह करे सेल्स कस्टमर्स कम को हो जाए। अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट किस लिए करना है कि अल्लाह करे सेल्स कम हो जाए? नहीं, तो क्या करने के लिए? सर सेल ज्यादा हो। सेल्स हाँ, बढ़ाने तो के लिए। सेल्स बढ़ाने के लिए। तो मैंने क्या बताया कि वो तमाम एक्सपेंसेस जिनको सेल प्रमोट करने के लिए इनकर किया जा रहा है वो सेलिंग है। ओके, आपने कहीं रट्टे बट्टे पुराने याद हो तो थोड़ा सा याद करें। आपने कहीं सुना पड़ा होगा, एक होता है कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, ये क्या होता है? सर होता है। सॉरी, सर होता है। फ्रेड आउट डिलीवरी एक्सपेंसेस को बढ़। शाबाश। तो वो डिलीवरी एक्सपेंसेस, एक ऐसा बिजनेस है जो होम डिलीवरी की सर्विस नहीं दे रहा, और एक ऐसा बिजनेस है जो होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा है। अगर होम डिलीवरी की सर्विस देगा तो उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। वो पैसे किस लिए लगा रहा है? किस बिजनेस की सेल ज़्यादा होगी, जो होम डिलीवरी की सर्विस दे या होम डिलीवरी की सर्विस ना दे? जो दे। इसका मतलब वो पैसे अगर लगाए जा रहे हैं तो किस लिए लगाए जा रहे हैं? सेल्स को प्रमोट किया जा सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेल्समैन रखे होते हैं शॉपकीपर्स ने, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। आप किसी शू स्टोर पे जाते हैं एंड यू वांट टू बाय द शूज, आप कोई शू ट्राई करते हैं, तो वो जो सेल्समैन खड़ा होता है वो जो जूता आप पहनेंगे वो उसी की तारीफ करना शुरू कर देगा, हालांकि वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फजूल जूता होता है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको कह रहा होता है जी बिल्कुल आपके मुंह के साथ मैच कर रहा है, ये जूता आपको बहुत सूट करेगा, ये ले लें। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के कोई और पकड़ लेते हैं तो वो उसकी तारीफ शुरू कर देता है। किस लिए ये काम कर रहा है वो? प्रोडक्ट जी, को सेल करने के लिए। शाबाश। तो इन सारी चीज़ों से ये समझ लें कि जितने भी एक्सपेंसेस
हम सेल्स की प्रमोशन के लिए लगाते हैं, वो सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। उनके नाम हमें याद नहीं रहेंगे, हमें क्राइटेरिया याद रहेगा। अगर क्राइटेरिया याद है तो विच एवर एक्सपेंस फुलफिल्स दैट क्राइटेरिया, हम उसको सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस में ले आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस पे लगाया है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सेल की प्रमोशन के लिए इनकर नहीं हो रहे। जैसे अभी बात हुई थी कि आप वो एक शू स्टोर पे गए हैं, एक सेल्समैन है, तो एक कैश काउंटर पे भी साहब खड़े हुए हैं जो आपसे पैसे ले रहे हैं। होता है इस तरह से? यस नो बता दें। तो एक इसी तरह गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, गन लेके खड़ा हुआ है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको बता रहा होता है ये जूता बहुत अच्छा है, ले लें। वो आपको खींच के अंदर ला रहा होता है, तो जवाब नहीं में है। वो जो कैश काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है वो पैसे ले रहा है, सैलरी वो भी ले रहा है, लेकिन वो सेल को प्रमोट करने के लिए नहीं पैसे लग रहे। उस बिल्डिंग का रेंट पे किया जा रहा है, उससे सेल्स प्रमोट नहीं हो रही, यूटिलिटीज दी जा रही हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हम बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म की जाती है। और कुछ ऐसे हैं जो ना तो मार्केटिंग या सेल्स को बढ़ाने के लिए, ना एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, बट ऑन द अदर साइड दे आर जनरल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, आप चूंकि माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं तो आपने सुना होगा ऑडिट करवाया जाता है, तो ऑडिट करवाने से सेल्स बढ़ जाती हैं, ऐसा होता है? नो सर। ऑडिट करवाने से मालिकों को, शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को ये पता चलेगा कि जो कुछ किया जा रहा है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्या वो जो रिकॉर्ड रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं वाकई ऐसा है, कोई उसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। लेकिन उससे सेल्स तो प्रमोट नहीं हो रही, ना उससे कोई एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो रही है, तो वो नेचर वाइज जनरल एक्सपेंस है। इसी तरह आपने सुना होगा डेप्रीसिएशन। सेल्स को प्रमोट करने के लिए तो डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ दोज इक्विपमेंट्स व्हिच आर लाइंग इन ऑफिस, लाइक फर्नीचर पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, कंप्यूटर रखा हुआ है आपने, कैलकुलेटर रखा हुआ है, इस तरह की बहुत सारे गैजेट्स होंगे, प्रिंटर है, उनकी एक लाइफ है। उस लाइफ टाइम पे वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो वो जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका कोई डिलीवरी व्हीकल है, आपने देखा होगा कोक पेप्सी वगैरह के डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं जो शॉप्स पे या बड़े बड़े स्टोर्स पे वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो सप्लाई करते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने? यस सर। तो वो जो व्हीकल्स हैं वो इस्तेमाल करने से वो जो ट्रक्स वगैरह हैं वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हाँ ना बता दें। हो रहे हैं सर। यस सर, हो रहे हैं। तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है या वो सेलिंग एक्सपेंस है, ज़रा बताएंगे? सेलिंग। शाबाश। क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स को प्रमोट करना। अगर इसी तरह से कुछ ऑफिसेज के अंदर ऐसा होता है पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जाती है स्टाफ को, तो वो जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जा रही है वो जिन व्हीकल्स पे दी जा रही है उन व्हीकल्स पे भी कुछ डेप्रिसिएशन हो रही है, फ्यूल इनकर हो रहा है, तो वो एक्सपेंसेस क्या डिलीवरी व्हीकल के नहीं हैं, तो वो सेलिंग की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। मेरी बात समझ पाए? यस नो? यस सर। यस सर। ओके। सर एक क्वेश्चन था जी जेंटलमैन पूछें। सर, जो सेल्समैन होता है सर, उसकी जो सैलरी होगी वो सेलिंग एंड मार्केटिंग जी एक्सपेंस में सेलिंग आएगी? एक्सपेंस में आएगी। क्यों रखा हुआ सेल्समैन, उसको जहन में लेके आए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, कि सेल्स को प्रमोट करे, बढ़ाए। इसका मतलब उसको जो पैसे देंगे, एवरी एक्सपेंस व्हिच इज बीइंग इनकर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स, वो सेलिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अब जरा आ जाए ये तो वो कॉस्ट है जो आपने मेरे ख्याल में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग भी पढ़ी है, तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि ये सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जिन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। और जैसे मैंने ये मुन्ना सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने बनाया कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनके बारे में, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में समवट आप अवेयर हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं और ये किस बिजनेस को फेस करना पड़ती है? पहली बात तो यही है कि क्या तमाम बिजनेसेस को ये कॉस्ट फेस करना पड़ेगी? ट्रेडिंग नो बिजनेस को भी फेस करना नहीं पड़ेगी, सर, No, सर्विसेज sir. बिजनेस को? मैन्युफैक्चरिंग को। ओके नो फाइन। सर।
ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस को कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, वो एक ही जो बिजनेस है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो आज तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहले नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात सुनते रहे, तो इसलिए सुनते रहे कि चूंकि जनरली जब आप अकाउंटिंग बिगिन स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिंग या सर्विसेज बिजनेस के हवाले से किताबें लिखती हैं, और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हम चूंकि कॉस्ट मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट कौन कौन सी है। हमने कहा एक ऑपरेटिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग है। हम दोनों के बारे में नो हाउ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे कि किस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और कैसे मिनिमाइज करना है। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जहन में एक एग्जाम्पल लेके आते हैं और मेरे सवाल का आपने जवाब देना है। तो फिर आपको बात, यानी हम मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ चीज़ ख्याली तौर पे अपने जहन में रखते हुए, अपने जितने भी जनरल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है उसकी लाइट में फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को समझते हैं। चले मैं फोरम ओपन करता हूँ और आप मुझे जवाब दीजिएगा। जैसे अभी हमने बताया था कि एक साहब लकड़ी खरीदते हैं और चेयर्स बना के बेच देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। कर रहे ओके, हैं सर। चलें अब हम उसी मिसाल पे चले जाते हैं। आप घर में बैठे क्लास पढ़ रहे हैं, ऑफिस में बैठे, जहाँ पे भी बैठे क्लास पढ़ रहे हैं, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एक फर्नीचर बनाने वाला है, वो टेबल एक बना रहा है, सेंटर टेबल कह लें आप, जो घरों में आमतौर पर ड्राइंग रूम में पड़ी होती है। आप अगर अपने क्लासरूम को विजुअलाइज करें, क्या आपने फिजिकल क्लासेस ICMA में पढ़ी हुई हैं या किसी और इदारे में इससे पहले पढ़ी हुई हैं, तो क्लास में जाते हैं तो टीचर के लिए एक रोस्ट्रम, जिसे पोडियम भी कहते हैं, वो पड़ा होता है, जहाँ पे टीचर खड़ा होकर आमतौर पर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। जहन में आ गया या नहीं आया? यस सर। जी ओके। अब जरा आप इनमें से किसी एक को चाहे जहन में रख लें, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप लोगों के जवाब जो जो जवाब देता जाएगा। आई वॉन्ट टू नो द इंग्रेडिएंट्स टू मेक दैट टेबल। मेरा सवाल ये है, उस टेबल को या वो जो रोस्ट्रम जो आपके जहन में आ रहा है उसको बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। कैन आई आस्क यू दोस इंग्रेडिएंट्स, मुझे बता सकते हैं? ओके सर बोले। सर वुड है, नेल्स हैं। ओके बारी 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 मैं लिखूंगा, आप लिखवाएंगे तो हम आगे बात करेंगे। फाइन, ओके जी। वुड है, फाइन। नेल्स, ओके नेल्स, ग्लू, ग्लू, सर फेंसिंग, सॉरी फेंसिंग फ्रेम जो होता है सर। फ्रेम, फ्रेम कह रहे हो आप? सर फेंसिंग भी लगाते हैं ना। अच्छा जी ठीक है, चलिए हम सादा सा बना लेते हैं, ज़रा फैंसी नहीं बनाते, कुछ इतना ख़ास नहीं सर बनाते, सादा पॉलिश, सा। सर अच्छा, पॉलिश। पॉलिश या उसको पेंट कह सकते हैं, चलें जी। और तो शीट भी लगती है उस पर? शीट लगती है, शीट से मुराद कपड़े की शीट? नहीं सर, वो जो एक जो होती है ना, लाइक डीको वगैरह की जो शीट होती है। हाँ चलें, अगर हम डीको को लकड़ी ही कह लें, मतलब अब जाहिर बात है आजकल के ज़माने में तो लकड़ी से कुछ भी नहीं बन रहा, ये सारे आर्टिफिशियल से ही बन रहा है, जिसे आप डीको कह रहे हैं, या शायद एक तरफ जो लोग हैं उसको MDF के नाम से जानते हैं, उस मटेरियल का नाम है प्लाई, कुछ भी नाम है उसका, हम उसको लकड़ी समझ लेते हैं आसानी के लिए। जी यमुना कुछ कहना चाह रही है? जी जी सर इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट, बताने थे। जी इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, बताएं बताएं। सर ये बताने थे बस। बस खत्म हो गए? सर सर इसमें टूल्स अच्छा इंक्लूड जी, होंगे? सा, टूल्स वगैरह होंगे, जी 100 मैंने लिख दिया। और हैमर होगा, हैमर, हैमर, जी लीवर, जी हैमर के अलावा सर जी जी हैमर कुछ और? बोल्ट वगैरह यूज हो जाएंगे। और कोई टूल का नाम बता दें, ये टूल्स ही लिख रहे हैं ना हम, 100 लिख रहे हैं, हैमर, और भी कोई टूल है तो कोई टूल जहन में आ रहा है उसका नाम बता दें। ड्रिल मशीन। चलें जी, ड्रिल मशीन, शाबाश जी। और जल्दी से सोच लें। सर पॉलिशर होता है।
मशीन होती है पॉलिशर। ठीक है जी, पॉलिशर मशीन होती है, फाइन, ठीक है। और कोई चीज़? सर रैपिंग के लिए मशीन होती है। जी, रैपिंग के लिए मशीन होती है, ठीक है जी। और जी, 2 लोगों ने और हैंड रेज किया हुआ है। मोहम्मद अली अनीस गुल, जी आप भी बता दें, इंग्रेडिएंट बताना चाह रहे हैं अगर तो। चलिए अभी अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं यहीं पे इसको छोड़ता हूँ। आपने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, मेरे ज़रा सवाल सर सुनिएगा फॉर्म आप। डाल लें। अच्छा, सर फॉर्म डाल लेबर लें भी जरा। इसमें शामिल होगी। जी, लेबर भी शामिल कर ली जनाब। और ठीक हो गया जी, चले मुझे मौका देते हैं बात करने का। जी जी सर। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप चूँकि बड़े आलिम फाजिल लोग हैं, मैं तो इतना इल्म नहीं रखता। आप लोगों में से कितने लोगों ने टीवी पे कोई कुकिंग शो देखा है? देखा है सर, बहुत दफा, काम ही यही है सर आजकल तो। माशाल्लाह आज का काम ही यही है। तो कभी आपने कोई भी जो शेफ़ है, मेल फीमेल, आपने देखा वो कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, एम आई राइट? जी सर। जी, तो वो उन इंग्रेडिएंट्स में कभी आपने सुना हो किसी भी शेफ़ ने ये कहा हो कि अगर हमने लाइक वो कह रहे हैं कि ये हमने बिरयानी बनानी है, अगर वो बिरयानी बनाने से पहले कभी आपने सुना हो कि वो कहते हों कि अगर आपने बिरयानी बनानी है तो इसको बनाने के लिए एक पतीली चाहिए, एक देगची चाहिए, एक उसमें चम्मच चलाने के लिए आप सॉसर कह लें उसको, आप डोई कह लें, कुछ कह लें, वो चाहिए। कभी उन्होंने बताया हो कि इसको बनाने के लिए एक चूल्हा चाहिए, स्टोव। कभी उन्होंने बताया हो कि ये स्टोव एक किचन में फिट होना चाहिए और एक किचन चाहिए। कभी उन्होंने बताया हो कि उस स्टोव जो किचन में फिट है वो किचन इस रोए ज़मीन पे होना चाहिए। और कभी उन्होंने ये भी बताया हो कि आपको इसके इस चीज़ को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ज़ाती तौर पे चाहिए हूँ। कभी आपने सुना? नो सर। मेरा सवाल क्या था ज़रा बताएंगे? सर कुछ चीजें सुनी है सर, कुछ चीजें नहीं मेरा सुनी। सवाल ये था कि एक टेबल को या उस रोस्ट्रम को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, एम आई राइट? हाँ या ना बता दें। मैंने यस सवाल सर। यही Yes, पूछा sir. था ना। Yes. आप मुझे सर उसके इंग्रेडिएंट्स में जो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं एक आरी चाहिए, 100 कटर, हैमर चाहिए, ड्रिल मशीन चाहिए, पॉलिशर, लेबर, वो बंदा भी चाहिए। वो बंदा भी उस मेज के अंदर ही, उस रोस्टम के अंदर ही हमने दफन कर देना है, ऐसे ही करना है? हाँ हाँ बता दो जल्दी से, क्विकली नहीं बता सर, दें। ऐसा नहीं है। नो सर, नो अगर सर। अगर जितनी आपने माशाल्लाह मुझे लिस्ट लिखवाई है, अगर आप इसको ज़रा दोबारा रिव्यू करें और मुझे बताएं इनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, क्विकली। सर फर्स्ट 4 हैं सर। सर ये फर्स्ट फर्स्ट 4 जो है Sir, ना। first 4 है. फर्स्ट 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। नहीं जो है। मैंने ब्लू नहीं है. कर दिया है ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप अपने जो रट्टा लगाते हैं ना कि ये चीज़ होती है, ये दुनिया में ऐसे चीज़ों को नहीं याद किया जाता, चीज़ों को लॉजिक से याद करें। ये जिन चीज़ों को आप इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं, टेक्निकल टर्म्स के अंदर इसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। समझ तो नहीं आ रही बात? आ रही है. यस चलें, सर। समझ। अगर आपको ये कहा जाए आज के बाद कि रॉ मटेरियल किसे कहा जाता है, तो आप ये नहीं कहेंगे जो उसको बनाने के लिए चाहिए। बनाने के लिए तो 100 भी चाहिए, हैमर भी चाहिए, ड्रिल मशीन सब चाहिए होगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सिर्फ जो होते हैं उन्हें रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। गॉट इट? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। चूँकि टाइम ख़त्म हो गया, मैं यहाँ पे बात यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बात शुरू कर चुके हैं। जो स्लाइड्स आपके पास हैं, ये चैप्टर नंबर 2 जो किताब के है उसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है ये चीज़ें लिखी हुई हैं। कल हमारा फॉर्मल जो पहला टॉपिक है, बिकॉज हम उसको लिंक करेंगे उसके साथ, वो बिगन हो चुका होगा। अभी तक के लिए इतना ही है। हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। द पीपल हु आर हैविंग अदर क्लास दे मे जॉइन दैट क्लास, और जिनके हाथ खड़े हुए में हैं मैं उनका जवाब दे देता हूँ, बट क्लास इज़ ओवर नाउ। द पीपल हु वांट टू गो टू द अदर क्लास वो अपनी दूसरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं क्विकली।
जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो सवाल पूछ लें जेंटलमैन, मैंने उनको ओपन कर दिया जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राव मुजम्मल साहब बताएं। सर ये आपने कोई ग्रुप वगैरह या जीमेल पे ईमेल बनाई मैंने है? भाई व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है। आप जहाँ से जिस शहर से बिलोंग करते हैं उनमें से किसी दोस्त को आप जानते होंगे, उनको कह दें, वो आपको ग्रुप का QR कोड भेज देंगे, या यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के अंदर आप भेज दें, जो ग्रुप एडमिन है वो आपको QR कोड भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मटेरियल वगैरह शेयर हो रहा है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। जी यमुना, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्विकली? सर ये फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारी तो चलती रहेंगी ना सर? ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है या मैनेजमेंट बेहतर सर जानती नहीं, है। मैं यहाँ से नहीं जा रहा सर, ये इधर नहीं, मैं फिजिकल में नहीं जा रहा। अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात है, आप ना जाएं जी। राव मुजम्मिल हो गया है। गुफरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सर QR कोड चाहिए था सर ग्रुप में ऐड होने के लिए। यार ये QR कोड, गुफरान आप लाहौर से हैं, पतोगी से, नहीं सर, कराची से? कराची से सर। यार कराची में आप लोगों का आपस में सलाम दुआ किसी से नहीं है? सर इत्तेफाक है कि इस सब्जेक्ट के अंदर कोई भी नहीं। बहुत जालिम लोग हैं यार, आपको हम नंबर बताते हैं। सर हमें दीवार से लगाया जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको दीवार से क्यों लगाएं, आपको तो वैसे ही समुंदर आपके शहर में आ गया था खुद ही। वो घूम के आ आप गए कह सर रहे परसों, दोबारा पिकनिक समुंदर मनाली आप। पर। अच्छा चलें, अब मैं नंबर बोल देता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको ज्वाइन करवा देता हूँ ग्रुप, ठीक है जी? नंबर बताएं जी 0333 सर, आगे बोले। 4256 जी सर। 4256 811। ओके सर। मैं इसके जी इस पे मैसेज कर दें, आपको ज्वाइन करवा देते हैं। वैसे मैं जो ग्रुप एडमिन है उनका नंबर भी लिखवा रहा हूँ, एहतियाती तौर पे आप उनको पहले उनको करें, अगर आपको कोई मसला आता है तो फिर मुझे कर लीजिएगा। 0346 ओके सर। 481 ओके 9424। ठीक है थैंक जी, यू सर। चलें गोल्डागरी, कल इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट के स्लाइड्स और जो किताब से चीज़ें हैं उनको ज़रूर देखिएगा, ताकि जो अभी बात हमारी बेस बिल्ड हो रही है, अगर ये बेस अच्छी बिल्ड होगी तो इंशाल्लाह हमारा अगला जो है बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। सर एड अभी होंगे तो जाहिर सी बात है बुक से पीछे रह गए, देख तो सकते नहीं हम स्लाइड्स वगैरह। जी ये स्लाइड्स भी ग्रुप में शेयर की हुई हैं, मैंने इसलिए कहा मुझे मैसेज कर देंगे जेंटलमैन, मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको वो मटेरियल फौरी शेयर कर दूंगा। ग्रुप में ऐड करने के लिए आप पहले उनको रिक्वेस्ट कर लें, जो एडमिन है, मैंने उनका नंबर आपको लिखवा दिया, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।